यहाँ पे आज मूसलाधार बारिश हो रही है। और कुछ वाईफाई में भी समस्या आने लगी बारिश की वजह से। मेरे सामने कुछ वृक्ष हैं। एक तो बहुत ऊंचा पीपल का वृक्ष है और उसके आसपास बहुत सारे जंगली वृक्ष हैं। वो सब चुपचाप बस भीग रहे हैं। धीमे धीमे उनमें हवा भी डोल रही है। बारिश होते ही मौसम ठंडा हो जाता है। वैसे ही ठंडा रहता है, लेकिन बारिश होने के बाद तो एकदम। और बरसात में होने से जो पत्तों पर उनकी आवाज आती है, वो कई आकार प्रकार के वृक्षों के पत्ते हैं, तो हर पत्ते की बूंद से जब बूंद टकराती है तो उससे बिल्कुल अलग आवाज आती है। तो एक मिलजुल करके एक मुस्त आवाज आ रही है। और इस कमरे से बस थोड़ी ही दूर पर कुछ सफेद रंग के कुछ केवड़े का फूल तो नहीं है, लेकिन लंबे लंबे सफेद फूल हैं और उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। भीनी भीनी खुशबू। अभी थोड़ी ही देर पहले सूरज ढला और अचानक बादल घिरे और बारिश होने लगी। सुबह हम लोग इस प्रश्न के साथ अपने भीतर अन्वेषण करने के लिए गए थे कि वह जीना क्या है जो इस मायावी जीवन और मृत्यु से मुक्त है, न्यारा है। हम लोगों ने भली भांति इस मायावी जीवन की परीक्षा की है, इसका परीक्षण किया है और पाया है कि हाँ, यह जीवन है तो मायावी। मायावी शब्द भी जरा समझ लेने जैसा है। सर, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। आज मुझे लगता है अभी भी धीरे आ रही है। सर पहले से बेटर है, पर वो रोज की तरह एकदम क्लियर नहीं। अच्छा, तो मैंने कुछ दूसरे कमरे में सब सेटअप किया है। इसको ठीक से ठीक है मुझे। सर, चलेगा सर थोड़ा। जी धन्यवाद। माफ करिए कुछ असुविधा के लिए। हम लोगों ने साथ साथ इस तथ्य की छानबीन की कि जो अभी हम जीवन जी रहे हैं यह माया है, कुछ तिलिस्म जैसा है। तो माया शब्द को समझने जैसा है। माया का अर्थ होता है कि जो है नहीं
पर वह जीवित सा भास रहा है, जिससे हम मुक्त भी नहीं हो पाते। है नहीं, अवास्तविक है, लेकिन जी ऐसे रहा है जैसे वह वास्तविक हो। हमने वह जो शिशुवत आंख थी, निर्दोष आंख, सिर्फ शिशुवत आंख जो है वह इस माया का परीक्षण कर सकती है। उसके अतिरिक्त कितनी भी सधी हुई, कितनी भी अनुभवी आंख हो, वह उसको माया निगल जाती है। अनुभवी व्यक्ति जितना माया से ग्रसित हो जाते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं होता है। छोटे बच्चे को माया के दायरे में, छोटे बच्चे पर माया का कोई वश नहीं चलता है, वो माया के चंगुल में नहीं आता है। दो छोटी छोटी बोध कथाएं हैं। चीन की कथा है कि चीन का जो बड़ा पुराना शाही राज घराना था, हजारों वर्ष से उस वंश ने शासन किया था चीन पर। तो वहां के जो सम्राट थे, उस समय उनकी सुंदरतम युवती से शादी हुई। जो राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी, युवती, उसको उन्होंने अपनी महारानी बनाया। जाहिर सी बात है, वे उसे प्रेम भी करते थे, तथाकथित। उस राजवंश का यह एक नियम था कि यदि बिना अनुमति के जो राजा के उपयोग के लिए रथ होता था, शाही बग्घी होती थी, यदि कोई उसमें चढ़ जाता था तो उसके पैर काट लिए जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात के समय जब राजा गहरी नींद में सोए हुए थे, जिनसे अनुमति लेना संभव नहीं था, उनको जगाना पड़ता, उसी समय उस रानी को यह खबर मिली कि उसकी मां की तबीयत खराब है, और वह तुरंत आनन फानन में राजा की वह जो शाही बग्घी थी उसको लेकर के अपनी मां के पास लौट गई। अपनी मां का कुशल क्षेम लेकर के उसके इलाज की व्यवस्था करके वह वापस आई दूसरे दिन। राजा ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि यह जानते हुए भी कि राजा के बग्घी का उपयोग करने वाले के पैर काट लिए जाते हैं, तुमने अपने पुत्री धर्म का निर्वहन किया, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। उसकी दरबार में खूब प्रशंसा हुई कि रानी ने अपने सजा की भी परवाह न करके उसने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके अपनी मां की सेवा की, मां के लिए वो उपलब्ध रही। फिर दूसरे दिन राजा और रानी दोनों उद्यान में टहल रहे थे। एक बड़ा सुंदर सा फल रानी ने हाथ बढ़ा करके तोड़ा और उसे चखा। वह प्लम बहुत ही मीठा था। रानी ने उसका एक हिस्सा खा करके राजा की तरफ उसे बढ़ा दिया। राजा ने फिर भूरी भूरी प्रशंसा की रानी की कि तुमने इतने मीठे फल को खुद सेवन करने के बजाय, खुद खाने के बजाय मुझे दे दिया। तुम्हारा प्रेम अतुल्य है। और दरबार में आकर के उसकी खूब भूरी भूरी प्रशंसा की, और रानी का चारों तरफ यशोगान हुआ कि रानी खुद से ज्यादा राजा को प्रेम करती है, वगैरह वगैरह। समय बीता, धीरे धीरे रानी बूढ़ी होने लगी, उसका यौवन जाने लगा, सौंदर्य मलिन पड़ने लगा, और राजा भी धीरे धीरे उसकी तरफ से विमुख होने लगा। जब राजा को उसने देखा कि वह उसकी तरफ से विमुख होता चला जा रहा है, उसका अब उसमें कोई रस नहीं रह गया रानी में, तो रानी ने इस पर आपत्ति जताई, उसे उलाहना दी कि तुम पहले मुझे इतना प्रेम करते थे,
और मैंने तुम्हें इतना अथाह प्रेम किया, और अब तुम, जब मेरा यौवन ढल रहा है, तुम मुझसे मुंह मोड़ ले रहे हो। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त किया है, मैंने तुम्हें माफ किया है, तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, तुम्हें उस एहसान को मानना चाहिए। रानी ने पूछा, वह क्या? राजा ने कहा कि तुमने एक बार शाही बग्घी को बिना मेरी अनुमति से इस्तेमाल कर लिया था। नियम था कि तुम्हारे पांव कटवा दिए जाते, लेकिन मैंने नहीं किया। रानी ने कहा, और? राजा ने कहा कि एक बार तुमने अपना जूठा फल मुझे दे दिया था, और मैं उस फल को खा गया था, और मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, वस्तुतः तो प्रेम मैंने तुम्हें किया है, तुम्हें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। यह बात ऐसी थी जो पूरे देश में फैली, और परिस्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कैसे व्यक्ति बदलता है, उसके लिए अब तक उसकी उपमा दी जाती है। स्थिति वही है, परिस्थिति वही है। रानी बग्घी लेकर के गई, और चूंकि वह असल में उसके यौवन के प्रति आकर्षित है, उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसने उसी परिस्थिति को बड़े सकारात्मक रूप में देखा। परिस्थिति वही है, स्थिति वही है। उसी मीठे फल को चखने की स्थिति को राजा ने बिल्कुल सकारात्मक रूप से देखा, पर भीतर वह नकारात्मक काम कर रहा था। स्थिति बदली, रानी का यौवन ढला, सौंदर्य मलिन पड़ा, उसने उसी परिस्थिति को निषेधात्मक रूप में उपयोग कर लिया। जिस कारण से प्रशंसा हुई थी, उसी कारण से अपमान हुआ, बदनामी हुई। जिस कारण को उस समझ करके वो फूली नहीं समाती थी, उस कारण को ही उसको देकर के उलाहना दी गई। ऐसे ही हमारा यह मायावी चित्त है, मायावी मन, जो कि उन्हीं चीजों को, उन्हीं स्थिति परिस्थिति को, उसी व्यक्ति को बड़े ही स्नेह से देखता है, पकड़ता है, और ठीक उसी कारण से उसी व्यक्ति को वह बड़ी घृणा से देखता है, बड़ी घृणा से उसको व्यवहार करता है। देखिए ना, कई बार सब कुछ अपने ही इर्द गिर्द घूमता है, उसी भ्रष्ट आचरण को, उसी रिश्वतखोरी को सारी दुनिया में हम भर्त्सना करते हैं, और उसी रिश्वतखोरी को अपने संदर्भ में हम सही ठहरा लेते हैं। रिश्वतखोरी जहां चलती है, उसके बड़े ही नाम सुंदर सुंदर हैं, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में प्रचलित है। कहीं रिश्वतखोरी को उत्कोच कहा जाता है, कहीं रिश्वतखोरी को कटिंग कहा जाता है। उसको लेकर के ये कहा जाता है कि आप नहीं लेंगे कोई और लेगा, आप पूरी व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं। कहीं रिश्वतखोरी को यह कहा जाता है कि पहले ऊपर वाले ठीक हों, फिर नीचे वालों का नंबर आएगा। ऊपर तो करोड़ों करोड़ों में खेल चलता है, हम तो 1000-2000 में काम चलाते हैं, वगैरह वगैरह। उसको जस्टिफिकेशन होता है, और वही दूसरे के संदर्भ में हम भर्त्सना करते हैं। आप अपना पर्स छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि कैसे असल में हमारे अंदर क्या क्या चलता है, कैसे उस चीज के साथ व्यवहार होता है। और अधिकांश तौर पर सिर्फ मात्रा का फर्क होता है। कोई हो सकता है कि 100 रुपए जमीन पर पड़ा है, न उठाए, लेकिन 2000 का नोट पड़ा है तो उठा लेगा। और हो सकता है कोई 2000 रुपए न उठाए, लेकिन अगर हीरे का हार पड़ा हुआ है तो उसको चुपचाप दबा लेगा। तो सिर्फ मात्रा का फर्क है। हम अगर अपने भीतर जाएं तो मात्रा का फर्क है। हम जरा
बड़े चोर हैं, कोई छोटा चोर होता है, बस इतना अंतर है। लेकिन आप गौर करिएगा कभी कि अगर कहीं हमको 10, 20, 50 करोड़, अरब या कुछ ऐसा हाथ लगता हो, तो 100 में 99 मौकों पर हमारा मन कह देगा कि कोई बुराई नहीं, जस्टिफाई कर ले जाएगा। इसी को कहते हैं माया, इसी को कहते हैं तिलिस्म, और इसी को कहते हैं मुर्दा समझ। यह समझ जीवन को रूपांतरित नहीं करती। आज हम थोड़ा सा समझ के संदर्भ में चर्चा करें कि जीवित समझ क्या है। दूसरी एक कहानी है च्वांगत्सु के संदर्भ में। च्वांगत्सु एक बहुत बड़े फकीर हुए, रहस्यदर्शी संत हुए चीन के। चीन के राजा ने अपने दरबारियों को उनके पास भेजा। वे एक तालाब के किनारे बैठ करके मछली पकड़ रहे थे। अपनी बंसी उन्होंने लगा रखी थी तालाब में। दरबारी आए और उनसे कहा कि आपको बड़े सम्मान के साथ राजा ने बुलाया है और वे आपको कोई पद देना चाहते हैं। आप इतने विद्वान हैं, इतनी गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले हैं, आपका दूर देशों तक नाम फैला है। आप अगर राजकाज में सहयोग करें तो बड़े धन्यवाद की बात होगी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। राजा ने यह संदेश भिजवाया है। च्वांगत्सु अपना जो उनकी बंसी थी जिससे वो मछली पकड़ रहे थे, डंडा, उसको पकड़े ही पकड़े बिना उनकी तरफ देखे हुए बोले कि मैंने सुना है कि राजा के पास एक कछुआ है जो 3000 साल पुराना है, जिसको उन्होंने मखमल की खोल में लपेट करके एक सुंदर सी पिटारी में सोने की और अपने उस कक्ष में सजा रखा है जहां पर उनके पुरखों की तस्वीरें लगी हुई हैं, पुरखों की इस्तेमाल की हुई चीजें रखी हुई हैं। उन्होंने कहा, बड़ी खुश होकर के दरबारियों ने कहा, हाँ यह बात सच है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कछुआ अपनी पूंछ वह इस कीचड़ में रख करके खुश होता, या वह उसकी जो खोल है वह ऐसे सुंदर भवन में सजा करके रखी गई है उसमें खुश है? दरबारी दरबारी होते हैं, उनसे समझ की क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से जो इतने वैभव में, राजमहल में सजा करके रखा गया है कछुआ, उसका सौभाग्य है। कछुओं का कहाँ सौभाग्य हो सकता है कि वो जो राज परिवार है उसमें उनको रखा जाए। उसके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उसको 3000 वर्ष से वहां पर सजा करके रखा गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी की आंखें उस पर से गुजरती हैं। च्वांगत्सु ने कहा कि भागो यहां से, मैं वह कछुआ हूं जो अपनी पूंछ कीचड़ में डुबो करके रखना पसंद करता है, बजाय कि राज दरबार में उसकी खोल मखमल में सजा करके रखी जाए। यह जो मायावी चित्त है, यह हमको इन सारी चीजों में डुबो करके रखता है। भला कछुए के लिए मखमल का क्या अर्थ है? भला कछुए के लिए राज दरबार में सजने का क्या अर्थ है? और कछुए के लिए ही क्यों, इंसान के लिए क्या अर्थ है? इंसान के लिए, इंसान का जो जीवन है, वास्तविक जीवन, असल जीवन, जहां असल जिंदगी घट रही है, उसमें राजधानियों का क्या महत्व है? उसमें राज सिंहासनों का क्या महत्व है? उसमें राज पदों का क्या महत्व है? यह सिर्फ उनको अच्छा लगता है जहां पर मुर्दा समझ होती है, जहां पर निर्जीव समझ होती है। निर्जीव समझ है, यह सारी चीजें गाहे बगाहे देर सबेर हमारे जीवन में हावी हो जाती है, और हावी हैं। हम लोग अन्वेषण इन्हीं सारी चीजों का कर रहे हैं। फिर बात आती है
कि जीवित समझ क्या है। तो थोड़ा जीवित समझ में और मुर्दा समझ में मूल भेद हम लोग थोड़ा समझ लें कि क्या है। जीवित समझ च्वांगत्सु के पास है। वह नदी के किनारे बैठ करके मछली पकड़ना ज्यादा अच्छा समझ रहा है, बजाय कि राज दरबार में दरबारी होने के या सम्राट ही होने के। जिंदा समझ डायोनीज के पास है, जो कि समंदर के किनारे नग्न अवस्था में लेट करके पड़े रहने को बेहतर समझे हुए है, बजाय कि सिकंदर का सिपह सालार होने के लिए, सिकंदर का सबसे मुख्य मंत्री होने के। यह जिंदा समझ है। अब वह जिंदा समझ हम अपने जीवन में कैसे परखें, उसका हम अपने जीवन में कैसे सत्यापन करें, उसको थोड़ा सा हम लोग साथ साथ चलते हुए समझ लेते हैं। समझ का एक अर्थ है कि मैं यहां से धर्मशाला हो आया, या मैंने यहां से धर्मशाला का नक्शा पढ़ लिया और उस नक्शे के आधार पर, उस समझ के आधार पर, उस सूचना के आधार पर मैं धर्मशाला पहुंच जाता हूं। यह बाह्य क्षेत्र में यह समझ कारगर है। थोड़ा सा और भीतर चलते हैं, अपने अतीत में चलते हैं। हम सब जब गुफा मानव थे, आदि मानव थे, उस समय हम लोगों ने बड़ी परेशानी महसूस की। हमारे बच्चों को जानवर उठा ले जाते थे, आकाशीय बिजली गिर पड़ती थी, अचानक बाढ़ आ जाती थी, वृक्ष गिर पड़ता था। तो बहुत सारी हम लोगों के जीवन में समस्याएं आती थी जब हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी विकसित हो रही थी। उस समय हम लोगों ने ऐसी चीजों का आविष्कार किया जो कि हमारे जीवन के लिए सहयोगी हो सकती थी। हमने आग का आविष्कार किया, हमने पहिए का आविष्कार किया, हमने काटने चुभने वाली चीजों का आविष्कार किया, और उस आविष्कार से हमारे जीवन में सुविधा हो गई। अब वही चीज कि हमने समस्या, समस्या के लिए विचार, और विचार के आधार पर निष्कर्ष, फिर उस निष्कर्ष को भौतिक धरातल पर ले आना, और फिर उस धरातल पर आए हुए निष्कर्ष को का फायदा उठाना। हम कच्चा मांस खाते थे, उस कच्चे मांस में कहीं वो कभी जंगल में लगी हुई आग में कोई जानवर भुन गया, फिर उस मांस को खाया, हमें स्वाद उसमें ज्यादा लगा, हमको वह अनुभव हुआ। फिर उस अनुभव के आधार पे फिर हमने आग जला करके उसमें जानवर को भूनना सीखा और फिर उसे खाना सीखा। तो पहले अनुभव, इसके बाद फिर उस अनुभव का भौतिक धरातल पर घटित होना, उसको क्रियान्वयन करना उस अनुभव का। तो ये प्रक्रिया चलती रही। यह चीज सुविधा के क्षेत्र में तो बड़ी प्रासंगिक है। जितना सटीक समझ होगी उतना ही अच्छी तरीके से हम सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे। मैं जितना अच्छी तरीके से इस कंप्यूटर को जानूंगा उतना ही इसका भली भांति उपयोग कर पाऊंगा। पहले जानकारी, फिर उस जानकारी का उपयोग। लेकिन स्वयं को देखने के संदर्भ में, इस बात के सत्यापन में कि जागरण क्या है, वह जागरण क्या है जो नैसर्गिक है, क्या इसमें किसी भी तरीके से वह समझ की इस निर्जीव प्रक्रिया का उपयोग हो सकता है कि हमने समझ लिया, हमने अनुभव हासिल कर लिया कि ऐसे ऐसे असंभव प्रश्न काम करता है, ऐसा असंभव प्रश्न उठाने पर फिर वह नैसर्गिक जागरण आ जाता है, और फिर वह नैसर्गिक जागरण कृतज्ञता ले आता है, फिर उसको फॉलो करना है। वह पूरा सूत्र, पूरी वह चीज हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा हो गई, पर इकट्ठा हुई और उसको लेकर के हम ढोते चले जा रहे हैं। वह समझ क्या जीवित समझ है? क्या वह समझ भय से मुक्त करती है? वह समझ क्या इस तिलिस्म से मुक्त करती है जो कि दुख का है? कदापि नहीं। वह समझ, वह ज्ञान कि नैसर्गिक जागरण से भय से मुक्ति हो जाती है,
हमने यह समझ लिया कि यह जो जीवन है, जो कि कल से आज तक की बैठक में हम लोग साथ साथ चलते हुए समझ रहे हैं, हमने यह समझ लिया कि अभी जो हम जी रहे हैं यह जीवन बनावटी है, शरीर बह रहा है। इस चीज को हमने बुद्धि से समझ लिया। मन बनावटी है, इसको हमने इसका रेशा रेशा बुद्धि से खोल करके समझ लिया। हमारे इमोशंस वे हमारे थॉट डोमिनेंट हैं, वे विचारों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं, इसलिए उसको भी हम समझ लिए कि ये बनावटी इमोशंस हैं। हमारी सुख, हमारे दुख, हमारे लगाव, हमारे वैर, ये सब बनावटी चीजें हैं। इसको हमने भली भांति समझ लिया और इन सारी चीजों को भली भांति समझ करके अगर हम चुप बैठ जाएं, सोचे कि हमें समझ हो गई, हम भय से मुक्त हो गए, कदापि नहीं। क्यों कदापि नहीं? क्योंकि यह समझ बाह्य क्षेत्र में लागू हो सकती है, जीवित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती है। यह समझ केवल बस भौतिक तल पर इसलिए राजी करने को है कि नैसर्गिक जागरण का पदार्पण हो। जब तक नैसर्गिक जागरण नहीं है तब तक हम आप कितनी भी चर्चा कर लें, कितना भी ज्ञान जुटा लें, हमारा ज्ञान हमको हमारे इस यांत्रिकता से मुक्त नहीं कर सकता। यह बड़ी ही उथली, बड़ी ही सतही समझ है। मेरे एक मित्र हैं, वो भली भांति मुझे सुनते हुए और भी जो उन्होंने धर्म अध्यात्म का संग किया है और भी जो चारों तरफ चीजें हैं नई पुरानी, उन लोगों को सुना है, उनको समझा है और समझ करके यह कहते हैं कि अब इसमें समझने को क्या बचा है। यह तो समझ लिया गया कि राष्ट्रवाद झूठ है, संगठित धर्म झूठ है, यह जो बुद्धि में चल रहा है यह झूठ है, तो मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अब मुझे मृत्यु का भय क्यों होगा? पर असल जिंदगी में उनसे ज्यादा भयभीत दूसरा कोई नहीं। जैसे ही व्यवहार आता है, आचरण आता है, वे सबसे ज्यादा भयभीत व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, पर वो स्वीकार भी नहीं करते इस बात को। वो कहते हैं मुझे कोई आसक्ति नहीं। वो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को पैदा करने में कोई भूमिका नहीं अदा की, वो सब अपने आप संयोग बनता चला गया। मैंने अपने जीवन में जो पद कमाया है, धन कमाया है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, सब संयोग बनता चला गया। तो परिवार जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं, विवाह जैसी कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन जब रुपए पैसे की बात आती है, जब अपने बेटे और दूसरे व्यक्ति के बारे में बात आती है, उनकी सारी भूमिका एक दूसरे व्यक्ति से, जो कि थोड़ा सा सहमा सकुचाया चलता है परिवार के संदर्भ में, उससे 100 गुना अधिक वो अपने परिवार के प्रति आसक्त हैं। उनका एक दमड़ी भी कोई उनके परिवार से बाहर नहीं ले जा सकता। सारा उनकी, चाहे बेटा लायक हो, नालायक हो, अच्छा हो, बुरा, उससे मतलब नहीं है। उनकी सारी धन, सारी संपदा, सारी सामर्थ्य अपने बच्चे पर ही जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि वो सभी संस्थाओं से मुक्त। ऐसी ही प्रवंचना पैदा होती है, ऐसा ही पाखंड पैदा होता है जब यह मुर्दा समझ हमारे पास रहती है, मृत समझ रहती है, सोच विचार की समझ रहती है। असल समझ तब शुरू होती है जब जागरण शुरू होता है, और उस समझ में और उसके क्रियान्वयन में अंतराल नहीं है। हम जो समझ जानते हैं उस समझ में पहले आपने निष्कर्ष ले लिया, समझ गए, इसके बाद आप उसको लागू करते हैं। हमने समझ लिया कि नहीं, परिवार जैसी कोई चीज नहीं है, अब हम अपने परिवार पर लागू करते हैं, जो कि कभी लागू नहीं हो पाता। हमने समझ लिया कि यहां से धर्मशाला की इतनी दूरी है और उसको हम लागू कर सकते हैं, और ठीक उसी समझ को, उसी सोच विचार की समझ को हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं कि हमने तो अहम को समझ लिया, मैं को समझ लिया, अब मेरे अंदर मैं नहीं, मैं तो मैं से मुक्त हूं, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं।
मैं से मुक्त हूं, यह मुर्दा समझ है और यह अति कुटिल है। जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं से मुक्त हूं, वो वो व्यक्ति मैं के संदर्भ में कुछ जानता ही नहीं। उसने किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, प्रबुद्ध जनों को सुन लिया और सूचना इकट्ठा करके एक निष्कर्ष ले लिया कि अब वह मैं से मुक्त है। जीवन का धरातल उसके भीतर शोक का दरिया बहता ही रहता है, चिंता तनाव सब बहते ही रहते हैं। बजाय इसके यदि यह दर्शन शुरू होता है जागरण का, तो वह सच्ची समझ है। उस समझ से जीवन में कब दुख विसर्जित हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जब हम स्वयं को इस भांति देखते हैं जैसे एक बच्चा देखता है और होशपूर्ण देखते हैं, तो उस समय समझ और उसका कर्म दोनों ही चीजें एक साथ घटित होती हैं। भय के संदर्भ में, अहम के संदर्भ में समझ और उसका क्रियान्वयन एक साथ घटित हो रहा है। उसमें अंतराल नहीं है, समझ और उसके क्रियान्वयन में अंतराल नहीं है। बुद्धि की समझ में समझ और क्रियान्वयन में अंतराल है। अंतराल है तो समय है, अंतराल है यानी समझ और उसका क्रियान्वयन दोनों में अंतर है। तो इसके बाद यहां से यहां जाने में एफर्ट होगा, प्रयास होगा, और यहां से यहां जाने में समय लगेगा। यानी एक काल्पनिक समय, एक बनावटी समय, बनावटी प्रयास और बनावटी व्यक्ति का प्रयास, यह सारी चीजें उसमें लागू हो जाएंगी और इस सारी चीजों को लागू करने में मैं और पुष्ट हो जाता है, अहंकार और पुष्ट हो जाता है। तो जो बड़ी से बड़ी दुर्घटना घटती है वो धर्म के क्षेत्र में घटती है। जितना अहंकारी धार्मिक व्यक्ति हो जाता है तथाकथित, उतना तो संसारी व्यक्ति भी नहीं होता है। जितना अहंकारी पोप हो जाता है, जितना अहंकारी बड़े बड़े धर्माचार्य हो जाते हैं, बड़े बड़े साधक हो जाते हैं, जो कि 5-5, 10-10 घंटा विपස්සना करते हैं, उनकी आंखों में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आंखें चीर रही हैं कि तुम सब कीड़े मकोड़े हो। जो धर्म धुरंधर हैं, उनके सामने आप जाकर के बैठिए, उनकी निगाह देखिए, उनके सिंहासन देखिए, उनके ऐशो आराम देखिए, तो वो आपको समझते हैं कि भटके लोग, ये सब कीड़े मकोड़े। मैं साधक, मैं परमात्मा का साधक, मेरा तो वहां पर स्वर्ग में बिल्कुल स्थान पक्का रखा हुआ है, ये सब तो सड़ेंगे नरक में। ऐसे तो बड़ी दुर्घटना घटती है वो अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में घटती है, क्योंकि वही मैं जब निष्कर्ष ले लेता है तो फिर वह एक विष के समान हो जाता है। और लौकिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में तो आप बहुत सारे प्रमाण पाएंगे कि उठना गिरना, पर पारलौकिक क्षेत्र में क्या प्रमाण है? मरने के बाद आप नरक में गए कि स्वर्ग में गए कि नरक और स्वर्ग दोनों मिला ही नहीं, जन्म हुआ कि नहीं हुआ, कौन जानता है? इसलिए एक कुटिल व्यक्ति बड़े ही चतुर ढंग से अपने को स्थापित कर लेता है पुजवाने के लिए। तो जीवित समझ क्या है? जीवित समझ वहां पर घटती है जहां पर जागरण है, और उतनी देर के लिए घटित होती है जब तक कि जागरण है। अगर हम अभी संवाद कर रहे हैं और इस संवाद में अवेयरनेस नैसर्गिक रूप से उपस्थित नहीं है, तो यह संवाद सिर्फ एक प्रलाप है, सिर्फ एक विवाद है। यदि आप मुझे सुनते हुए इस प्रश्न के साथ नहीं है कि वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह श्रवण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह श्रवण क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, अगर आप यह नहीं कर रहे हैं तो फिर यह समझ मुर्दा समझ है, जो कि आप निष्कर्ष के रूप में भीतर रख लेंगे। मैं अगर बोलते समय जागरण की अवस्था में नहीं हूं, नैसर्गिक रूप से जागरण की उपस्थिति मेरे बोलने में नहीं है, तो फिर यह सिर्फ एक मुर्दा चीज का बोलना है।
पर यहां पर यदि जागरण उपस्थित है, नैसर्गिक जागरण, तो फिर जो भी कुछ कहा सुना जा रहा है वह इन सारे क्षणों में सम्यक समझ और सम्यक जीवन के रूप में एक साथ घटित हो रहा है। अर्थात एक बार हमने यह प्रश्न उठाया कि वह उपस्थिति क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, वह देखना क्या है जो बालवत जागृति में है और छोटे बच्चे की तरह है। यह प्रश्न उठाया हमने और छोटे बच्चे की तरह दर्शन जागरण में घटित हो रहा है। तो यहां पर जो समझ घटित हो रही है कि मैं झूठ है, यह फिर जीवित समझ है। पर निष्कर्ष आया थोड़ी देर बाद कि मैं तो समझ गया हूं, वह मुर्दा समझ है। जिंदा समझ क्या है? जब यह छूट गया, छूट गया, लेकिन जैसे ही इस बेहोशी के प्रति होश आया, वैसे ही इसका जागरण होना शुरू हो गया, वहां पर नैसर्गिक जागरण घटित होना शुरू हो गया। अर्थात यदि हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि वह जीना क्या है जो जीवन और मरण दोनों से मुक्त है, जो कि हमारा भोर का प्रश्न था, तो उसमें सम्यक रूप से जो समझ है, अगर जीवन और मरण से मुक्त जीवन की प्यास है, तो वह क्या होगी? होश, जीवन का घटना, तिलिस्मी जीवन, मायावी जीवन का अंत। तिलिस्मी और मायावी जीवन के अंत में जो मृत्यु खड़ी है, उसके तिलिस्म का अंत, उसके भय का अंत और सहज नैसर्गिक जागरण का उदय, उसका घटना, यह जीवित समझ है। इसके अतिरिक्त जीवित समझ नहीं है। तो जीवन और संदर्भ के क्षेत्र में मात्र जीवित समझ लागू होती है। वह समझ जो जागरण के साथ है, वह समझ जिसमें नैसर्गिक रूप से जागृति है, वही समझ जीवन के क्षेत्र में लागू होती है, संबंध के क्षेत्र में लागू होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी समझ नहीं लागू होती है, चाहे वह नैसर्गिक जागरण से आई हुई ही समझ क्यों न हो, जो कि निष्कर्ष के रूप में अब वहां पर बैठी हुई है, जागरण नहीं है जीवन में। तब इसका मतलब वह फिर इनवैलिड है। तो अगर हमने यह सम्यक रूप से अपने अंदर यह सवाल उठाया कि क्या कोई हमारे अंदर जीना ऐसा है जो जीने और इसके मरने से मुक्त है? तो क्या बचा वहां? क्या यह सारा जीवन भीतर से समाप्त नहीं हो गया? इस प्रश्न के उठने में ही मृत्यु की सारी संरचना समाप्त नहीं हो गई? यह सारा जगत बिल्कुल ही अनूठे रूप में नजर आ रहा है, जिसमें न कोई वैरी है, न कोई मित्र, न कोई अपना है, न कोई पराया। एक जीवन का महोत्सव यहां पर घटित हो रहा है। जागरण का एक ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में घटना हो रहा है जो सूरज के रूप में उगता है। अभिव्यक्ति, उसी जागरण की अभिव्यक्ति है सूरज के रूप में उगना, बादलों के रूप में बरसना, पहाड़ के रूप में स्थिर होना, नदियों के रूप में बहना, फूल के रूप में खिलना, और हम इंसानों के रूप में उस वर्तुल को पूरा कर जाना, जो कि प्रकृति से लेकर के कहें तो परम चैतन्य की ओर है।
थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर इस प्रश्न पर जो भी हमारा और अवलोकन आया है उसको साझा करते हैं। च्वांगत्सु की जो बोध कथा है बड़ी मीठी है, निर्देश करती है। अनिल भाई। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। देखिए शादी आ गई, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, दिख कुछ नहीं रहा है, बस जो हवा चल रही है वो महसूस हो रही है, धीरे धीरे हवा चल रही है। अभी चाय पी के आया तो उसका स्वाद है, बाहर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल शांति है। संवाद बिल्कुल झरझोर रहा है, अभी जो बात सुनी बिल्कुल निराने वाली। इससे पहले जब आज के प्रश्न के साथ आके मेरे अंदर जो जीने वाला है, जो मरने वाला है, इससे मुक्त जीवन क्या है, तो वाकई कुछ सवाल जो है बहुत परेशान कर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान कर जाते हैं। ये वैसा ही कुछ सवाल था, और ठीक है जो आज दिन भर जो चल रहा था वो अभी जस्ट इस संवाद में आ ही गया कि बौद्धिक समझ के नाम के लिए जो मुर्दा समझ कही जा रही है नाम पर, तो बखूबी जानता हूँ कि मैं इसका जवाब मुझे नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी एक उदयपुर चल रही थी, कुछ मन में भागम भाग चल रही थी, लगातार कुछ तलाश पे चली ही जा रही थी, चली ही जा रही थी। ये सब जो कुछ भी चल रहा था ये मेरा होना था, और मैं वहां पर ये प्रश्न भी उठा रहा था कि फिर वो होना था क्या है जिसमें मेरा कोई रोल है। तो इस चीज के लिए मैं बस इतना सा ही बोल, जैसे होता है मैं अभी जब ये बोलता हूँ बाहर मुझे पेड़ दिख रहा है या कुछ भी, तो मुझे सिर्फ जब जिस जिस ज्ञान की बात कर रहा हूँ मुझे बस उसका पता होता है। जब आँख की बात हो रही है तो आँख का ध्यान होता है, जब कान की बात हो रही है तो कान का ध्यान होता है, मतलब कुछ ऐसा अटेंशन जैसा एकाग्रता जैसा है मैं ये बोलता हूँ। लेकिन जब ये प्रश्न उठ जाता है कि वो होना क्या है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं, तो हद से अधिक ये कहते एक साथ अपने पूरे शरीर का बदल, बस इतना यही था सर आजकल हर प्रश्न के साथ मेरे साथ इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ कभी होगा तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि थोड़ा कुछ पूरा कल्पना जैसे कुछ हो जाता है, कुछ वैसा, बस वो रोज नहीं है, कभी से बाकी एक बार तो पूरी बॉडी का बस इतना है जी।
बिल्कुल यही है। नमस्ते बेटा। प्लीज ऑडियो सुनाइए। नमस्ते बोलो, फिर से बोलो। नमस्ते बेटा। नमस्ते। अगर ये पूरा मनोव्यापार हमारे अवलोकन में प्रकाशित होता है, नैसर्गिक अवलोकन में, तो बस जागरण है और शरीर की अभिव्यक्ति है। और जो इसके अतिरिक्त है, इस जागरण का जो व्यवहार का, आचरण का, जीने का ढंग है, वह बड़े ही मौन, बड़े ही चुपचाप ढंग से वहां पर अभिव्यक्त हो रहा है। धन्यवाद अनिल भाई। थैंक यू। आशीष। आशीष जी आप हैं? भावना। जी प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। बारिश पूरे दिन हुई है तो यहाँ पे ठंडक है। है उनकी तो एकदम ठंडी सी लहर सी आती है, एकदम जो मतलब ठंडी सी लगने लगती है। और सुनने में तो पंखी की आवाज है, देखने में तो किचन में बैठी हो तो सारा किचन का सामान दिख रहा है मुझे। बाहर भी बाहर हरी जो दीवार की घास दिख रही है। तो आज मैं अभी खीरा खाया है तो खीरे का स्वाद है। चिकन के अंदर भी वो केले की समझदारी है। आप वीडियो ऑफ कर दो, आपकी आवाज कट रही है। जी अब आ रही है सही ढंग से आवाज? वाटको मोरो है, मोरो वाटको है। अच्छा हाँ तो फिर तो केले की मतलब सुन आ रही है, बाद में भी केले का ही स्वाद आ रहा है। आज पूरे दिन कुछ भी ऐसी सब भाव आते थे तो तुरंत ही प्रश्न यही बनता था कि ये जो जीवन है और मृत्यु है, इससे मुक्त जीना क्या है। यही प्रश्न मतलब आता रहा, जैसे कोई भाव उठता था वैसे ही ये प्रश्न आता है। बाहर भी ऐसे दृश्य घट रहा था तो भाव के अकॉर्डिंग फिर वो वहां पे वही आता रहा। तो फिर वो दृश्य तो फिर वो वैसे ही मतलब उसका मेरा आवाज ध्यान कट किस रही है चीज भावना पर आपकी। था। हेलो हाँ। तो आज पूरे दिन ये जो प्रश्न है कि ये जो क्या जीवन प्रश्न था चल आज रहा का? है, ये जो जीवन चल रहा है और ये जो जीवन और मृत्यु है, इससे मुक्त जीना क्या है एक बाल दृष्टि से।
निर्दोष दृष्टि से। तो ये प्रश्न आता ही रहा, मतलब जैसे ही कोई भाव उठ रहा था तो जीवन, ये जो जीवन चल रहा है और मृत्यु है, इससे मुक्त जीना क्या है, इस तरह का प्रश्न जैसे ही कोई भाव आ रहा था वैसे ही हो रहा था। अगर कहीं पे मैं अगर जैसे कि मतलब कि ऐसे लग रहा था मुझे कि कहीं मेरी उपस्थिति है कि नहीं है, तो ये देखने के लिए भी मेरा प्रश्न ये उठ रहा था कि बीच बीच में कि जागरण क्या है, क्या मैं इसके अंदर उपस्थित हूँ, मतलब इस तरह से प्रश्न अपने आप ही उठ रहा था अंदर, बिना सुनने की। सुनना क्या है, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे थे तो मतलब कहीं मैं उसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मैं इसमें मतलब बेहोशी तो नहीं आ रही है, तो वो बिना सुनने वाले की सुनना क्या है, इस तरह का है ना, मतलब कि बन ही रहा था। किसी पे वर्क चल ही रहा था अपने आप ही, वो कोई प्रयास नहीं कर रही थी मैं, अपने आप ही चल रहा था वो। बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद भावना। जी हाँ आशीष। धन्यवाद। प्रणाम सर जी। प्रणाम आशीष। सर ये मतलब एक एक पूछना था सर, एक मतलब प्रश्न था कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आपके और हमारे अनगिनतों मतलब अनेक जन्म हो चुके हैं, आपको याद नहीं है लेकिन हमको याद है। ये कृष्ण मतलब ये किस जन्म और मृत्यु की बात कर रहे हैं सर? कल हम लोगों ने संवाद किया था और ये हमारे सामने बात आई थी कि असल में जो वास्तविक जीवन है, उस जीवन में ये जन्म मृत्यु जैसी चीज नहीं होती है। यह बात आई थी कि नहीं? हाँ सर। तो अब कृष्ण जो कह रहे हैं उसका परीक्षण कर लो। पिछले जन्म में जाने की छोड़ दो, कल जो जी। हमारी आपकी बात हुई थी और आज, हाँ। तो कल जो बात हुई थी वह जो कल का संवाद, कल का मैं, कल का आपका होना और आज का मैं और आज का आपका होना, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे पिछले जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे पिछले कल हो चुके हैं। कल की बात होना, परसों की बात होना, नरसों की बात होना, वो सब तो बहुत हो चुका है। परसों भी हो सकता है हम बात किए होते, नरसों भी किए होते, कल भी किए होते, हो सकता था ना। हाँ। वो सारी चीजें अभी हम कह भी सकते हैं कि हमने तो कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, नरसों भी बात की थी। हम तो परसों भी थे, नरसों भी थे, कल भी थे। और अभी कहें तो हम आप आज भी हैं। हमारा आपका ये जो मैं का एहसास है, आपके मैं का एहसास है, ये अभी भी है। पर अगर हम परखने में उतरते हैं, इसकी सच्चाई जांचने में उतरते हैं, तो यह जो कल परसों नरसों या अभी जो मैं और तू का एहसास है, क्या ये सच में है या ये बस माया का हिस्सा है, ख्याल का, मन का, तिलिस्म का? आप क्या कहते हैं? ये तो सर माया ही है सर। अब कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न उठाया था उस पर क्या समझ अब आई बात? और सर जैसे कि शरीर जैसे अनगिनत, जैसे कीट पतंग, हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ, ये सब जो शरीर है सर, तो मतलब कि अनेकों शरीर धारण कर चुके हैं, मतलब ये भी तो शरीर है सर। कृष्ण जी जो बोल रहे थे कि अनेकों शरीर, मतलब कि ह- हर जानवर का भी शरीर हो सकता है उसमें। पर मेरे भाई, कौन है जो अनेकों शरीर धारण कर चुका है? वह
मैं है या वो नैसर्गिक जागरण है जिस पर बहुत सारे इस तरह के शरीर आ करके जा चुके हैं। ये सर समझना चाहते हैं सर हम कैसे। हम भी राजी हैं। हाँ, जो ये बात आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, पर किसके जन्म हो चुके हैं? ये शरीर की जन्म। अरे भाई, शरीर का अभी जो है, ये शरीर पहले, इसमें जो अभी मांस है ये पहले मिट्टी में था, इसके बाद हाँ साग हाँ सब्जी में जी था, सर। इसके बाद साग सब्जी में था। अगर हम अपने शरीर को ही अपना होना समझ रहे हैं तो ये तो हजार चीजों में पुनर्जन्म ले रहा है। ये आलू में पहले था, पहले इसका जन्म आलू में हुआ था, फिर इसका जन्म गोभी में हुआ था, फिर इसका जन्म कुछ और में हुआ था, फिर मेरे शरीर में है, फिर मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी से कुछ आम वगैरह बन जाएगा, अमरूद बन जाएगा, केला बन जाएगा, गेहूं बन जाएगा। ये तो जन्म ले ही रहा है, नहीं? जी सर। हाँ हाँ। और जो हम कहते हैं कि हम पिछला जन्म में थे, अभी थे, उसमें वो क्या था, वो भी हमने जांच लिया है। ये मैं क्या है, ख्याल, सोच विचार। जब हम 2-3 साल के थे तब तो ये जन्मा ही नहीं था, ये बना ही नहीं था। ये ढर्रा, ये ढब, ये तो 3 साल के बाद इसका बनना शुरू हुआ है, जैसे जैसे हमारे अंदर सोच विचार काम करने लगा है। तो अब आप बताओ, हमारे आपके तो बहुत सारे पूर्व जन्म हो चुके हैं। तो सर ये जैसे कि स्मृति के माध्यम से मतलब उनको देख सकते हैं सर, जैसे कि पूर्व जन्म होते हैं जैसे कि, और मतलब कि मनुष्य योनि, जानवर, कीट पतंग की योनि, और सभी तमाम जितने योनियां हैं, तो स्मृति के माध्यम से क्या हम सब देख सकते हैं कि हम क्या थे? आप अभी स्मृति के माध्यम से कल जो खाना खाया है, आलू, जी कल सर। क्या खाया था आपने? कल सर सुबह में हाँ, दाल चावल इस सब तो मतलब वो कि। जो जो दाल चावल कल का था, आज हाँ वो हो सकता है कि जीभ जीभ का हिस्सा बन गया हो। हाँ हाँ, ये तो 100% सही बोले। हाँ जीभ में वो जो तो मांस है, हाँ जीभ में जो मांस है, जो जिसने स्वाद लेकर के कल खाया था, अब वही खाई हुई चीज वापस आकर के जीभ में मांस की तरह और स्वादेंद्रिय की तरह हो सकता है बन के बैठ गई हो। पहले जो दाल चावल था, अब वो जीभ पर स्वादेंद्रिय की तरह बन के बैठा है। तो अब इसका थोड़ा पता लगा सकते हो? तब तो सर हर मृत चीज जीवित हो रहा है सर। तो वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज जो है बह रही है। और यहाँ तब तो सर यहाँ कुछ भी मृत नहीं है सर, सब जीवित है तब। वो उस सुषुप्त अवस्था में है, और खाना मतलब कि अनाज के माध्यम से उनको हम ग्रहण करते हैं तो वह चेतना मतलब कि उनका वो हो जाता है, ये मनुष्य बन जाता है, या फिर जानवर का शरीर में जाता है, जानवर बन जाएगा वो खाना, मांस। यहाँ कुछ भी मृत नहीं है भाई, कुछ भी मृत नहीं है। सिर्फ हमारी समझ है जो मृत है। और इस समझ, ये मृत समझ सारी चीजों को जीवित और मृत दिखाती है, मृत्यु का भय लेकर के आती है। यह और जो सर, जी सर, और जो सर यहाँ जैसे यहाँ धूल पड़ी हुई है, तो ये भी जीवित है सर तब, ये भी मरा नहीं है, बस ये खाली सुषुप्त अवस्था में आ गया है। हाँ, बस वही धूल पड़ी हुई है, धूल गेहूं में घुसती है और इसके बाद फिर भोजन बन जाती है। जी जी सर।
कुछ और प्रश्न रह गया? नहीं सर, ये सब मतलब सुनते हैं समझते हैं तब मौन मतलब कि छा जाता है सर, एकदम एकदम शांत हो जाते हैं मगर। ऐसा ही है भाई, हमारा मन ऐसे ही ख्यालों में गति करता है, पर उसको जब दर्पण दिखाया जाता है कि भाई तुम क्या हो, तो फिर वो अपनी जगह चुपचाप बैठ जाता है। जी सर। धन्यवाद आशीष। जी सर, धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम। धरा जी। प्रणाम। प्रणाम। आ- आज यहाँ पर भी बहुत बारिश हुई थी, अभी रुकी हुई है। और आज भी मैं कमरे में ही नीचे हूँ और पंखे की आवाज आ रही है। और प्रश्न जो था, तो अभी एक और आपने कहा कि वह कौन है जिसको यह जन्म मरण घटता है, तो उसी का ध्यान है। तो यह जो बोला जा रहा है वह भी उसी से बोला जा रहा है, और जो भी श्रवण हो रहा है या समझ हो रही है वह सब उसी की उपस्थिति में हो रही है। तो उसकी जो एक उसका जो अब तक यह जन्म मरण भी इसीलिए हो रहा है कि उसका बोध या जो भी होश नहीं था। तो अब यह हो है कि जिसके ऊपर यह हो रहा है वही हम हैं, हमारा होना है। भले ही फिर यांत्रिकता और आ जाती है, सोच विचार यह सब जो बनता है उसी के ऊपर यह बनता है। और यह प्रश्न जो सुबह था, तो उससे बिल्कुल कारण आनंद सा भी उमड़ रहा था। और फिर प्रश्न शब्द के रूप में बिल्कुल तिरोहित भी हो गया, और जैसे गहरे में बस प्रश्न चला गया, फिर वह उसका शब्द के रूप में स्मरण भी नहीं हुआ। आज यही रहा अवलोकन। धरा जी, मेरे ऊपर लोग एक आक्षेप लगाते हैं कि आप जब यह कहते हैं कि वह जीना क्या है जो जीवन मरण से मुक्त है, तो यह आप एक यूटोपिया दे रहे हैं, जैसे कि वे यूटोपिया की तरह चीजें हैं कि मैं ब्रह्म हूं, या मरने के बाद स्वर्ग या नरक पहुंचेंगे, ईश्वर से मुलाकात होगी। वे सारी चीजें, वे सारे ख्याल हैं। वैसे ही आप एक ऐसी चीज बोल रहे हैं जो कि यूटोपिया है। किस तरह से हमारा यह प्रश्न यूटोपिया नहीं है? जी, अब यह हमको सीधा होश में चला देता है। और हाँ, बिल्कुल ठीक। यह प्रश्न होश में ला देता है, इसलिए यूटोपिया नहीं है। पर थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करिए। जो भी हम ये जो हमारे भीतर एक, जैसे कि हमने ये पढ़ा हुआ हो या सुना हुआ, ये सब जो होता है, तो इससे भी वह जो होश है वह अलग ही है। और यह समझ के बाद हम जो बोलते हैं, हमारे भीतर की जो मान्यताएं वो बन गई होती है, उसके द्वारा जब हम बोलते हैं तो वह तो मैं का ही है। उसको भेद भेद नहीं, दृष्टि का मतलब मैं कह नहीं पा रही। मैं सहयोग करता हूँ। दोनों में भेद है। यह एक माना हुआ है, और जो असल है उसमें दोनों में फर्क
अनुभव मिलता ये है। यह चीज धरा जी और हम सभी मित्रों को बहुत भली भांति अपने चित्त में स्पष्ट रूप से बिठा लेनी चाहिए। क्या कि जो हम कह रहे हैं वह अभी हम सत्यापित कर रहे हैं। कैसे कि मैं जब यह सवाल उठाता हूं कि इस चीज का वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, या इस चीज का वह दर्शन क्या है जो सोच विचार की संपूर्ण संरचना से मुक्त है, और यह चीज बिना शब्द के, बिना सोच विचार के, बिना पत्थर कहे यह अगर दिख रही है, इसका मतलब है कि ये यूटोपिया नहीं है। जी। हमारे अंदर वह दृष्टि, जब हम आरोपित दृष्टि भी फेंक रहे हैं, हमारी आरोपित दृष्टि भी पड़ रही है, उस समय भी इस सहज नैसर्गिक दृष्टि के ऊपर ही यह आरोपित दृष्टि पड़ रही है। इस चीज को पत्थर कहना भी तभी संभव हो पाता है जब इसको बिना पत्थर के देख लिया जाता है। अगर बिना पत्थर कहे, बिना इस चीज को पत्थर नाम दिए देखा ही न गया होता तो इसको हम पत्थर नाम भी न दे पाते। इसका मतलब है कि वह दर्शन, वह बालवत दर्शन वहां पर विद्यमान है। हम सिर्फ उसके ऊपर जो चढ़ी हुई परत है, जो उसके ऊपर जो धुंध पड़ी हुई है, उसको हम बस इस असंभव प्रश्न से छील देते हैं। यह असंभव प्रश्न उस पर पड़ी हुई धुंध को छील देता है, भंग कर देता है। और यह जो चीज है वह नैसर्गिक दर्शन बिना नाम के वो पाया जाता है। हम उसको कहीं से ला नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा असंभव प्रश्न जितनी लाई हुई चीजें हैं उनको पोछ दे रहा है। पत्थर शब्द लाया हुआ है, स्टोन शब्द, पाहन शब्द यह लाया हुआ है, पाषाण शब्द यह लाया हुआ है, यह यूटोपिया है। पत्थर शब्द यूटोपिया है, स्वीकृत यूटोपिया है। यूटोपिया का मतलब होता है कि एक मानी मनाई बात, एक आदर्श स्थिति जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पत्थर शब्द कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं अस्तित्वमान नहीं, पर हाँ उसका उपयोग है, एक भाषा में उसका उपयोग है। हमको एक दूसरे को बताना है कि यह कौन सी चीज है, तो हमने उसका एक नाम रखा हुआ है। हर व्यक्ति अपना अपना नाम रख दे इसी चीज का, कोई इसका नाम पत्थर रख दे, कोई क रख दे, कोई ख रख दे, तो 10 लोग बैठे हैं, कोई कहेगा कि ख दीजिए, वो समझेगा कि ख का मतलब क्या। तो 10 लोगों के लिए उस चीज का एक नाम होना चाहिए, तो वहां यह उपयोगी है व्यवहार में। पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह चीज नाम से युक्त है ना, यह नाम रूप से मुक्त है, हमेशा मुक्त है। तो जब हम यह प्रश्न उठा रहे हैं, जो कि आज उठा हुआ है, कि वह जीना क्या है जो जीवन, इस तथाकथित जीवन के साम्राज्य जो कि सोच विचार के द्वारा स्थापित है, इसका जिसका हमने भली भांति परीक्षण किया है, इससे और इसके विपरीत खड़ी मृत्यु से न्यारा है, मुक्त है। इसका मतलब हम यूटोपिया की बात नहीं कर रहे हैं। वह जीवन अभी और यहीं मौजूद है, जिसके ऊपर यह बनावटी जीवन आच्छादित है। यह जीवन मृत्यु वाला जो तिलिस्मी जीवन है वो आच्छादित है। और जैसे हम यह सवाल उठाते हैं इसके प्रति कि इसका वह देखना क्या है जो शब्दों और विचारों से मुक्त है, देखने वाले से मुक्त है, इसका वह देखना क्या है जैसे बच्चा देखता है, बिना नाम के, बिना शब्द के, बिना इस एहसास के कि मैं देख रहा हूं, बच्चे की आंखों में बस इसका दर्शन घटता है। ठीक वैसे ही जब हम यह सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो इस तिलिस्मी मैं के जीवन से मुक्त है, या इस तिलिस्मी जीवन और मृत्यु के ढंग से मुक्त है, तत्क्षण वह पाया जाता है। और उसका लक्षण है, उसकी कसौटी है
नैसर्गिक जागरण, सहज जागरण। देखिए, हम अगर इस असंभव प्रश्न को अपने अंदर मांझते हैं, जो कि हम आप साथ साथ मांझते हुए चल रहे हैं, कि वह जीना क्या है जो इस जीवन और मृत्यु से मुक्त है। अगर इसका उत्तर आ रहा है मुझे, तो इसका मतलब इसका उत्तर सोच विचार में आ रहा है, उसी तिलिस्मी मायावी जगत में आ रहा है, उसी मुर्दा समझ में आ रहा है। बुद्धि की समझ मुर्दा समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह उत्तर उत्तर नहीं हुआ। इसका उत्तर का मतलब नैसर्गिक जागृति, नैसर्गिक जागरण, जिस नैसर्गिक जागरण में न जीवन जीवन है न मृत्यु मृत्यु है। वह नैसर्गिक जागरण अमृत स्वरूप है। वह नैसर्गिक जागरण न कभी पैदा हुआ है, न कभी मरता है, न उदय है उसका, न अस्त है। वह ऐसा है, वो यूटोपिया नहीं है जिसकी हम लोग इतनी इतनी बातें करते हैं पर जीवन में पाया नहीं जाता। वह इन असंभव प्रश्नों से तत्क्षण जीवन में उघड़ा हुआ पाया जाता है। हम लोग जितना इस अस्तित्व को साधुवाद दें, जितना धन्यवाद दें, उतना कम है। इस अस्तित्व ने असाधारण अवसर हमें उपलब्ध कराया है, जो छोटी मोटी जीवन की समस्याओं को नहीं, छोटी मोटी कृत्रिमताओं को नहीं, जीवन की सारी कृत्रिमता, सारे दुख, दुर्भाग्य और दुविधा, बनावटीपन, भ्रम, उन सब के साथ, सारे भयों के साथ विसर्जित करके अमृत में या अमृत को जीवन में उद्घाटित कर देता है, जिसमें न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु, न कोई पुनर्जन्म है, न कोई पूर्व जन्म। ये सब जिस उद्घाटन के समक्ष पाए जाते हैं कि ये सब बच्चों के खेल हैं। रहा होगा जन्म जब तिलिस्म काम करता था, होगा पुनर्जन्म उनका जिनके अंदर यह मायावी चीज काम करती है। इस नैसर्गिक जागरण का, न यह नैसर्गिक जागरण मेरा है न आपका है। यह नैसर्गिक जागरण अस्तित्व का स्वभाव है। उसका स्वभाव, अपना होना। स्व का अर्थ होता है अपना, भाव का अर्थ होता है होना। जैसे अभाव का अर्थ होता है न होना, तो अपना होना नैसर्गिक जागरण है। धन्यवाद धरा। दिलीप भाई। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर, प्रश्न के साथ रहा मैं आज दिन में, पर सर उत्तर आया नहीं, और अवलोकन भी ऐसा कुछ शब्दों में बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि जब मुझे कुछ आया ही नहीं तो मेरे पास उसको बताने के लिए शब्द भी नहीं है सर। बहुत अच्छा। प्रश्न के साथ रहा, बेहोशी, तो ज्यादातर टाइम तो बेहोशी छाई रहती है, पर जब भी ये प्रश्न आता है उस समय जो भी घट रहा होता है उसको बताने के लिए मेरे पास नहीं है सर कुछ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप भाई। गौरी। प्रणाम। प्रणाम गौरी। आवाज आ रही है हमारी? अच्छी तरह। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शायद यही से। आज हम मतलब 20 मिनट लेट हो गए हैं। वो पेपर था हमारा, तो थोड़ा वहाँ लेट से निकले, तो पहुंचते पहुंचते घर लेट हो गया। कोई बात। तो शायद एक कहानी छूट गई हमारी, बता लेकिन एक देंगे। सुन ली हमने, वो कछुए वाली। हम्म। और वो कहा था ना आपने दिन में वापस देखने को, तो
रास्ते में जाते वक्त हम देख रहे थे बहुत सारे पेड़ पौधों को, पर कोई नाम भी नहीं आ रहा था। और मतलब सिर्फ देखे जा रहे थे, वो एक लाइन से आ जा रहे थे, ऑटो में बैठ के जा रहे थे ना। तो यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वो आज आ रहे थे सामने से, और बस हम देखे जा रहे थे एक लाइन से। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जो वो देख रही थी, हमारा सवाल था कि एक दर्पण में और तुम्हारी आंख में क्या अंतर है देखने में? तुम अपने अंदर जिंदा हो ना, तुम्हारे अंदर तो जिंदापन है, और दर्पण के अंदर जिंदापन नहीं है, होश नहीं है दर्पण के अंदर। क्या ये बात पकड़ में आई? हमारे ऊपर से सब भाग जाता है, क्योंकि हमने ना कोई किताब पढ़ी है, ना किसी को सुना है, तो बहुत इसमें चीजें समझ किताब में भी पढ़ने नहीं का आती। क्या रोल है? इसमें तो किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हमने भी किताब नहीं पढ़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा। हमने किताब नहीं पढ़ी है, जिंदगी पढ़ी है, अवलोकन खूब किया है। लेकिन किताब मुश्किल से ही कोई किताब पूरी की होगी जीवन में। तो कोई बाहरी चीज घटती है तो वो दिखाई देती है, पर जो भीतर होता है वो दिखाई ही नहीं देता। तो हाँ, तो बाहरी चीज पे पहले ठीक से देखेंगे तो भीतर भी दिखने लगेगा। अच्छा, तो वो क्या मतलब, वो दर्पण के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा चलो, दर्पण को छोड़ो, अभी एक प्रयोग करते हैं। तुम्हारी सांस चल रही है, हाँ, जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं। कोई नियंत्रण नहीं है। अब जरा अपनी सांस को चलते हुए देखो। क्या करूँ फिर से बोलिए। महसूस करो अपनी सांस को चलते हुए। हवा अंदर जा रही है, फिर लौट के बाहर आ रही है। महसूस हो रहा है ये? जी। इसके पहले तो महसूस नहीं हो रहा था। नहीं। हवा तो फिर भी आ जा रही थी, पर जब मैंने कहा कि अब जरा अपनी इस हवा जो आ जा रही है इसे महसूस करो, तो अब महसूस हो रहा है। पर ये काम तो पहले भी हो रहा था। पर अब में और पहले में क्या अंतर है? अब उसके प्रति हम सजग हैं। बस यही तो कह रहा हूं मैं। आकाश को जब दिख रहा है आंखों में, तो दर्पण में और अ, आंख में इतना अंतर है कि आंख सजग है और दर्पण सजग नहीं है। इतनी बात तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बहनों कपार के ऊपर चल गई। हैं? अभी भी सिर के ऊपर चला गया या कुछ अब पकड़ में आ गया? मेरी आवाज नहीं आ रही है। रमीला जी, रंजीता,
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आगे आवाज। अच्छा, तरुण भाई। नमस्कार सर, नमस्कार सभी। नमस्ते तरुण। सवेरे सवेरे तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी तो मैं अटेंड कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब ठीक है आप? हाँ सर, थोड़ा बेहतर है अभी। ऑफिस की भी छुट्टी लेनी पड़ी, पर थोड़ा काम आ गया तो फिर जाना ही पड़ा ऑफिस भी 1:30-2 बजे। तो वहां पर जाकर के दिखने लगा कुछ कुछ के ठीक है, हम लोग प्राथमिकता कहीं ना कहीं तय किए चले जाते हैं। जैसा हमारा वो सोचना विचारना चलता है वैसे चलते जाते हैं। मैंने अनिल भाई से प्रश्न भी पूछा आज का सर, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। ये पूरे अभी अभी जो हमारा संवाद चल रहा था, बहुत सी चीजें चल रही थी और अभी अचानक से एक ब्लैंकनेस लग रहा है। मैं कोशिश करता हूँ सर बात करने की। सर, ये अभी जो आपने मृत समझ और जीवित समझ वाली बात कही, उससे मैं बहुत ज्यादा मतलब कनेक्टेड फील कर गया सर। और एट एवरी पॉइंट मतलब जो सोचने विचारने के हर बिंदु के ऊपर जीवित समझ मृत समझ नजर आनी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया है या दिख गया है, कोई सत्य का ज्ञान हो गया है, पर हाँ एक चीज दिखती है कि मृत समझ का बहुत गहरा आरोपण रहता है। एक बात आप अभी और भी कर रहे थे कि कोई ये आक्षेप लगाता है कि यूटोपिया वाली बात है। सर देखिए, मैं मेरा निजी अनुभव बताता हूँ आपके साथ जुड़ने का, जो पिछले 3-4 महीने में रहा। प्रश्न के साथ में एटलीस्ट एक चीज दिखने में आती है सर, एक चीज समझ में आती है। कई कई जिज्ञासाएं होती है सर जीवन के अंदर ना, जैसे हम लोग कोई सत्य को प्राप्त करना चाह रहा है, कोई खुद को जानना चाह रहा है, कोई जीवन माया इन सब चीजों XYZ जो भी है सर, आपके साथ में जुड़ने का कोई पर्सनल कोई मोटिव नहीं था। लेकिन हाँ एक ये चीज रहती थी कि शायद थोड़ा सत्य के करीब पहुंचा जाए। प्रश्न के साथ में सर ऐसी चीज होती है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे सामने जो चीज रखी है वो किस रंग की है। कारण उसका यही है कि मैंने जो चश्मा पहन रखा है, उसकी जो फ्रेम है उसके कुछ कलर्स हैं, और वो कलर्स मेरे बचपन से चल करके अभी तक बने हुए आ रहे हैं। प्रश्न के साथ में ऐसा नहीं होता है वो सारे रंग उड़ते जा रहे हैं, पर हाँ कुछ ना कुछ उसमें छीलन आती है सर। एग्जैक्ट उसको हूबहू देखना नहीं हो पा रहा है। मैं ये भी नहीं समझ पाता कई बार कि मुझे जागरण घटित हुआ है या मैं कोई चीज होश में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो जीवित और मृत सोच वाली बात है वो वापस वहीं पर दिखनी शुरू होती है। क्योंकि मैं शायद बहुत सारी चीजें मिक्स किए जा रहा हूँ, पर वो सारी चीजें सर मिक्स होकर के ही आ रही है। वो इस तरीके से है जैसे मैं पहली ही जो हमारी कार्यशाला थी उसके अंदर आते आते चौथी पांचवी मीटिंग तक मुझे ये लगने लग गया था कि मैंने प्रश्न जो उठाए हैं उससे इस मैं का जो दिखना शुरू हो रहा है, वहां पर एक भय की स्थिति पैदा हो गई थी कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये बात मैंने कही भी थी, लेकिन हो सकता है वहां एक जीवित समझ ने काम किया भी हो, पर अब यहाँ आते आते मतलब वो जो भय था पहली वाली मीटिंग का, वो अभी दरकिनार हो गया है। अब जो चीजें हैं वो अलग तरीके से काम कर रही है। मैं बहुत निष्पक्ष तौर पर उन पर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से काम कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि उस वो जो भय आज की तारीख में उस दिन था वो आज की तारीख में हट गया है। वो इस तरीके से हटा है कि
हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भैया, आपकी कहीं मृत्यु नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। वो एक समझ जो है वो जो प्रश्न उठाने वाली जो बात है, वहां से उसके अंदर क्षरण होना शुरू हो रहा है, और फिर चीजों का देखना कहें या अनुभूति कहें या समझ कहें, वो अपनी दिशा खुद ब खुद लिए जा रही है। वहां उनको मैं डायरेक्ट या रीडायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे को डायरेक्ट या रीडायरेक्ट करना हो तो मैं इस जीवित समझ और मृत समझ के 100 उदाहरण आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सकता हूँ। वो वहां पर मेरी कंडीशनिंग ही है कि हाँ ठीक है, एक सोचने का एक रैशनल तरीका होता है, मैं उसके जरिए आपके सामने ला के प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज काम कर रही है, वो किस तरीके से काम किए जा रही है, वो कैसे क्षरण हो रहा है उन चीजों का, या कितना हो रहा है, वो स्पष्ट तौर से दिखता नहीं है। पर हाँ वो है, इस चीज की अनुभूति रहती है। मैंने बहुत बहुत सी चीजें शुभ। मिक्स करी है, पर शायद अपनी बात रख पाया। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप रख पाए तरुण भाई। और जीवित समझ का लक्षण ही यह है कि वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, जजमेंट नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन मात्र। तो आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर यह अन्वेषण चल रहा है, इसका मतलब है कि जीवित समझ कहीं न कहीं जीवन में काम कर रही है, गहरे तलों पर काम कर रही है। बहुत शुभ है तरुण भाई, हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चीजें उघड़ रही हैं, और बस इस अवसर को हम लोग जो अस्तित्व ने दिया है उसको अपने जीवन में अवसर देते चलें। बहुत शुभ है। निष्कर्ष पर न पहुंचना यह तो सिर्फ जीवित समझ ही कर सकती है। जो बासी है, जो मृत समझ है, वह समझ तो झट से निष्कर्ष ले लेती है कि ये ऐसा है, नाउ डू। किसी भी व्यक्ति के बारे में ये ऐसा है, अच्छा है, बस इसके बाद आगे काम करिए। यह बुरा है, इसके बारे में बस अब आगे काम करिए। तो पैटर्न रखे हुए हैं, बुरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, अच्छे के साथ कैसा व्यवहार करना है। पर अगर जागरण है तब तो वहां पर बड़ी, मतलब अगर निर्णय नहीं है तो इसका मतलब आपको बहुत जागरण में रहना होगा। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आज हमारा जो प्रश्न था कि वह जीना क्या है जो इस पूरे जीवन ढंग से और इसके विपरीत खड़े मृत्यु के ढंग से मुक्त है। तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं, बस बालवत उसका अवलोकन है। जैसे बच्चा देखता है, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है, पर उस देखने में कुछ अद्भुत घट रहा है। उस देखने में जो झूठ है वो अपने आप पिघलता जा रहा है, बिना निर्णय लिए, बिना निष्कर्ष पे पहुंचे, बिना सोच विचार बिठाए। ठीक ही आपने कहा कि आप जीवित समझ और मृत समझ के 1000 उदाहरण दे देंगे, पर उसका कोई अर्थ नहीं है। असल चीज है कि कुछ जो काम कर रहा है अवलोकन के रूप में, वह चीज, वह कीमिया, वह कला। धन्यवाद तरुण भाई। धन्यवाद। रंजीता, would you like to say something? मैं एक्चुअली अभी ऑफिस से निकली हूँ, फिर अगेन ऑटो में ही बैठी हूँ, तो फिर It's all right. सर मैं कुछ कहूँ सर? हाँ प्लीज। जी सर, एक जो प्रॉब्लम आ रही है लगातार, ये तरुण बोल रहा है, कल नीरज भी बोल रहे थे ऐसा ही, कुछ दिलीप भी वैसी बात कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है सर, ऐसा ही मुझे भी कुछ फील हो रहा है। उसमें क्या है कि मैंने एक दिन सुना था कि आपसे ही, कि जैसे मैं किसी चीज को देख रहा हूं, उसकी इमेज मेरी आंख पे बन रही है, यहाँ तक कोई मेरा रोल नहीं है उसमें, वो अपने से हो रहा है। आपने मतलब इसका पूरा प्रोसेस समझाया था वहां पे। उसके बाद वो सिग्नल्स ब्रेन में जा रहे हैं, वहां पे उसको
पहचाना जा रहा है और उसके बाद नाम दिया जा रहा है और एक मैं का एक विचार वहां पर आ रहा है, मतलब जब तक ब्रेन में जा रहा है और वो पहचाना जा रहा है, पहुंच रहा है, बस पहचानना भी थोड़ी वहां तक पहुंच रहा है, वहां तक वो प्रक्रिया अपने आप हो रही है। जैसे ही वहां पर ये आता है कि हाँ मैंने देखा, एक ये मैं वाला जो थॉट आ रहा है, ये फट से उस चीज को पकड़ता है और ये सारी ही जगह पर होता है। देखने में हो रहा है, सुनने में हो रहा है कि हाँ मैंने सुना, मतलब ये तो बाहर बाहर की बात है। उसके बाद सर मैं उसको सुनने के बाद और इस चीज को प्रयोग में रखा था, मैंने कहा कि ये कैसे आता है, कैसे फिर चीजों को पकड़ बनाता है। तो मैं वहां पर भी देख रहा हूँ, जैसे हम मन को टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं ना कभी कभार के, जैसे ये वाला सेक्शन बुद्धि है, कुछ निर्णय ले रहे हैं जहाँ पर कुछ हमारे को मेमोरी में से निकल के आ रहा है, और या लगातार कुछ सोच विचार रैंडमली चल रहे हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले रहे पर रैंडमली चल रहा है। तो उन जगहों पर भी विचारों का चलना रैंडम है, संस्कारों के हिसाब से निर्णय लिया जा रहा है जो हमारे को सुविधाजनक है वैसा, या कोई घटना देख के कुछ याद आ जा रहा है, वो भी अपने आप हो रहा है वहां। लेकिन मैं वहां पर भी देख रहा था कि एक भाव आके फट से उसे पकड़ रहा है, मैंने निर्णय लिया, मैंने याद किया, मैंने सोचा विचारा, ऐसा करके। तो बाहर देखते देखते इस चीज को मैंने अंदर भी देखा कि एक अचानक से कुछ चीज आती है जो ये दावा कर देती है कि ये मैंने किया। ठीक है, नीरज कल बात कह रहे थे कि वो खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते उन्हें अचानक से याद आया। बिल्कुल, ये एक याद की तरह भी हो सकता है। जैसे आज मैं कुछ सब्जी खा रहा हूँ और मुझे अचानक से याद आ गया कि ये सब्जी मैंने फलानी जगह भी खाई थी कहीं पर, ये अपने से हुआ। अब हम इतना आपको सुन रहे हैं, ये प्रश्न सुन रहे हैं, तो ये भी कहीं हमारी याद में जाके बैठा है, ये भी अचानक से आता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा जरा सा फर्क ऐसा होता है कि अगर खाना खाते वक्त मेरे को ये प्रश्न याद आया या ये प्रश्न उठ गया और मैं सिर्फ खाने पर ही सीमित हो गया, सिर्फ खाने पर सीमित हो गया, तो यहां मैं मान लेता हूं कि नहीं, ये यहाँ पे प्रश्न उठा नहीं है, ये सिर्फ एक यादाश्त ने अपना काम किया है, क्योंकि बाकी सब भूला हुआ रहता है। सिर्फ एक ये वाला पोर्शन जहाँ पे टेस्ट आ रहा है खाने का या मेरा हाथ जो चल रहा है, तो ये प्रश्न नहीं उठा है। जब प्रश्न वास्तव में उठता है तो फुली ऐसा कंप्लीट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी बॉडी एकदम हर जगह पे आपका ध्यान रहेगा, एक साथ ध्यान रहेगा। लेकिन इतना टाइम शॉर्टेज रहता है वहां पे कि वो मैं आता है, वो मैं वहां आता है, वो कहता है मैंने कर दिया, और वहां पर असली कंफ्यूजन, असली गेम वहां पर मेरे साथ वहां पर हो रहा है। अब वो जैसे ही आता है ना कि ये मैंने कर दिया, तो फिर मेरे को काफी सारी और भी विचार आते हैं कि यार ये असंभव प्रश्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। झुंझलाहट होती है कि ये बार बार क्यों आ जा रहा है, जब प्रश्न है तो ये क्यों आ रहा है। तो ये समस्या बनी हुई है, ये रहती है, और यही मुझे लग रहा है कि तरुण के साथ, दिलीप के साथ, नीरज के साथ, और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि उस कंप्लीट जागरण को भी वो मैं दावा करने आ जाता है वहां पे कि ये मैंने कर दिया, और वो फिर सब चीज छिटक जाती है। जब ऐसा 2-3 बार ऐसा अटेम्प्ट हो जाता है उसमें का, तो फिर वो वहां पे झुंझलाहट वगैरह आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि ना यहाँ से निकल दिया जाए, कुछ हो नहीं रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। कोई बात और एक नहीं, कहता है मतलब, हाँ जी कोई बात नहीं। झुंझलाहट आ गई, वहां तक कुछ पुराने जो पुराने पैटर्न हैं वो इतने सशक्त रूप में वहां उन सब ने काम किया कि झुंझलाहट आ गई, मैं आ गया। सिंपली वह अटेंडिंग क्या है इस पूरी प्रक्रिया की जो मैं नहीं कर रहा हूं, या अगर इसको एकदम थोड़ा पोएटिक रूप से इसको देखना हो मुझे, तो ऐसे कहें कि जागा हुआ बच्चा इस पूरी स्थिति को जो इस क्षण में घट रही है कैसे देखता है। मेरे अंदर का वह जागा हुआ बच्चा अब इस चीज को देखे। जागे हुए बच्चे का इस स्थिति में दर्शन क्या है।
भंग। फिर से आप जी जैसे सर, मैं ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ। बस यही 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 मेरे उपाय को है। जहां जब हाँ बोलिए। जहां जब जैसा जो भी फील हो रहा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को उसी वक्त आता है। और मेनली ये अटेंडिंग वाला है कि जो भी अभी मेरे सामने हो रहा है, मेरे बिना इसका होना क्या है। ये हर चीज के लिए आ रहा है, ना कि खाली झुंझलाहट के लिए, खुशी के लिए आ रहा है। आपसे अवलोकन देते हुए अगर मेरे को कुछ हिचक हो रही है तो वो चीज अंदर चल रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि फटाफट से सर को बोलूं, मैं फटाफट माइक वीडियो ऑन करके कोई और बोले उससे पहले, वहां हर जगह ये बना हुआ रह रहा है। बस ठीक। लेकिन बात वही हो रही है। जागरण आया तुरंत मैं का दावा, जागरण आया तुरंत मैं का दावा। और फिर वो ऐसा लग जाता है कि बस सर इतना रहने देता हूँ। नहीं, हाँ आपने ठीक कहा। ऐसा लग जाता है कि कहीं समय तो नहीं बर्बाद हो रहा है, कहीं हम लोग वो तो नहीं कर। कोई बात नहीं, इसको भी खारिज मत करिए। ये भी जो चीज आई, इसके साथ भी अटेंडिंग, इसके साथ भी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास तो ऐसी कीमिया है, ऐसा रत्न है, जिस रत्न के समक्ष सारी चीजें जो है वो अपने आप, जो झूठ है वो दम तोड़ता चला जाएगा। कितना भी विराट हो, कितना भी ताकतवर हो, पर वह जो निर्दोष, हमने कल कहानी सुनी थी ना, यह साझा जो हुई थी, कि उस बच्चे के सामने बड़े बड़े जादूगरी, बड़ी बड़ी तंत्र की विद्याएं, प्रेत, पिशाच, निशाचर, दैत्य और सब उसने दिखाया, सब उसके सामने लेकर के आया। लेकिन बच्चा सिर्फ गू गू अपना बोलता रहा, उसने कुछ नहीं किया। हमको बस जो भी चीज आए, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं, जो भी चीजें आए, बस वह दर्शन क्या है इसका, जो जागे हुए बच्चे का है। बस जागे हुए बच्चे को दिखना के हाथ में हम लोग चीजें देते चले। हमारे हाथ में जो चीज है, जो बुढ़े के हाथ में है, इस बुजुर्ग के हाथ में चीज है, उसको अब बच्चे के हाथ में देते चले। जीवन और संबंध के क्षेत्र में सारी चीज बच्चे के हाथ में दे दें, जागे हुए बच्चे के हाथ में। बाकी जो क्षेत्र है उसको रहने दें, बाकी क्षेत्र हम अब उसमें कोई समस्या भी नहीं है। जहां पर जीवन और जागरण का क्षेत्र, संबंध का क्षेत्र है, वह सारी चीज छोटे बच्चे को सौंप दें, जागे हुए छोटे बच्चे को। अपने आप चीजें घटित होती चली जा रही हैं। थैंक यू अनिल भाई। जी सर, थैंक यू। प्रमिला, आपको कुछ ऐड करना है? आपकी आवाज कट रही है। प्रमिला जी ट्रेंड में है, उन्होंने मैसेज किया है। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं।
यहाँ पर चारों तरफ जुगनुओं की और झिंगुरों की आवाज आने लगी। बारिश बंद हो गई। और मेरे सामने पूरा धर्मशाला शहर जगमगा रहा है। और नदी की आवाज बड़ी तेजी से आ रही है। हाँ गौरी बोलो। आवाज नहीं आ रही है, माइक। तो गई थी उस समय तो हम सुन नहीं पाए, अपने कुछ कह रहे थे ना आप? हाँ मैं ये कह रहा था उस समय कि ये जो चीज समझ में आई है कि मैं सजग हूं, आईना सजग नहीं है। यानी जो सांस चल रही है इसके बारे में आप सजग हुई, इसके पहले सजग नहीं थी। तो यही सजग जी होना, इस सजग होने में क्या सांस की गति में कोई परिवर्तन हुआ? या सांस तो चली रही है? कि सांस के चलने में कोई जी, गड़बड़ी आई? सांस के चलने में तो कोई नहीं वो परिवर्तन, अपने हिसाब से चल रही। पर पहले में और अब में अंतर हो गया ना, कि अब आप सजग हैं, अब वहां सजगता है। जी बस यही चीज अब लेकर के आओ देखने में, कि देखना पहले भी घट रहा है जब आंख आसमान पर लगी है, पर जब आप कहते हो कि सजग होकर के देखना क्या है, तो अंतर हो गया ना। जी बस यही, सजग होकर के देखने में सिर्फ जहां पर देखना घट रहा है उसमें न फूल नाम है, न फूल का कोई रंग है। रंग आंखों में पड़ रहा है पर बुद्धि में कोई रंग नहीं है। बिना बुद्धि के लाल पीला नाम दिए बस आंख तक ही सीमित है। अच्छा। जैसे सांस चलने वाली घटना में सजगता आ गई, वैसे ही देखने वाली घटना में भी सजगता आ जाना ही, यही ध्यान की शुरुआत है। पकड़ में आई बात? हाँ अच्छा, ये जो है कि जैसे कोई फूल है उसको हम देख रहे हैं तो हमारे मन में विचार तो नहीं आ रहे, पर वो आंखों को पता है कि वो हम पहले देख चुके हैं। मतलब मन में मेरे नहीं आया कि देखा हुआ है, पर आंखों ने तो पहले देखा है ना। आंखों को कहाँ मेमोरी रहती, वो तो मस्तिष्क से ही सलाह लेती है ना। अच्छा मस्तिष्क ही कहता है आकर के, मस्तिष्क में ही तो रिकॉर्डिंग रहती है। तब तो ये बहुत जकड़ के रखा है हमको फिर तो। पर जकड़ के रखा है, लेकिन जैसे ही तुम देखोगी वैसे ही खुल जाएगा, कितना भी जकड़ के रखा हो। यही तो खूबसूरती है कि कितना भी जकड़ के रखा हो, जैसे ही देखना शुरू किया वैसे ही खुलना शुरू हो गया, वो एक बार में खुल जाता है। अभी तुम सवाल उठाओ कि फूल को जैसे सांस में देखो ना, सांस चल रही है, हाँ? अभी तक तुम्हें नहीं पता था, जब मैंने कहा कि सांस चल रही है, इसको देख सकती हो, तो तुमने देखना शुरू किया। अब मैं एक सवाल और आगे का साझा कर रहा हूं कि बिना कोशिश किए देखो कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही। बिना देखने वाले के देखो सांस चल रही है कि नहीं चल रही। सांस चल रही है, चल रही है। सांस अपने से चल रही है, और तुम कोशिश भी नहीं कर रही हो देखने की, फिर भी पता, ये तुम कोशिश भी नहीं कर रही हो इस बात का पता करने की कि सांस
को अब मैं पता करके करूंगी, सांस को होश में लूंगी, वो तो अपने से चल रही है, बस जागरण में चल रही है, पहले बिना जागरण के चल रही थी। इतनी ही बात है बस। जागरण में दिखना, अब सांस चल रही है पर बुद्धि आकर के कह देगी कि ये सांस आ जा रही है, सांस भीतर घुस रही है, बाहर आ रही है, मैं सांस ले रही हूं, ये बुद्धि कह रही है। असल में केवल सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और सजगता में ये चीज घट रही है। जैसे छोटे बच्चे के अंदर सांस जा रही है, आ रही है, और छोटा बच्चा तो इस चीज के प्रति जाग नहीं सकता, पर हम जाग सकते हैं। और किसी चीज को अगर मैं छूती हूँ और फिर वो मुझे महसूस होता है कि हाँ मैंने छुआ, तो जब किसी चीज को छुआ तुमने, मान लीजिए ये है, इसको छुआ, ये ठंडा लग रहा है, पर जो एहसास हो रहा है, क्या वो एहसास हमारी बुद्धि से आ रहा है कि या वो अपने आप घट रहा है? अगर छोटा बच्चा छुएगा, उसको ठंडा गर्म नाम नहीं पता है, पर एहसास तो पता है ना, उसके हाथ में भी वो ऐसा ही ठंडापन लगेगा, उसकी बुद्धि नहीं चलेगी, पर एहसास तो होगा ना इस ठंडेपन का। हमारी बुद्धि चलती है, कहती है झट से ये जो एहसास है ठंडा है, ये वाला एहसास गर्म है, पर एहसास का बुद्धि से कुछ लेना देना थोड़ी है। तो बिना बुद्धि के एहसास भी कर सकते हो। इसको छुआ, जैसा एहसास है, महसूस हो रहा है, सजगता में महसूस हो रहा है। इसको हम बेहोशी में भी कर सकते हैं, उठाया, पानी मुंह में डाला, पी लिया, इसका एहसास हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है। पकड़ पा रही हो बात? जी। बस इतनी बात है गौरी, और कुछ इसमें अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं है। अच्छा, अर्थात जिसके पास जितनी बुद्धि वो उतना खाई में। जिसके पास जितना बुद्धि उतना खाई में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कहीं पहाड़ पे ना। नहीं 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 नहीं, जब जरूरी है वो तभी। हाँ, जब जरूरी है तभी। जो जागा हुआ है उसमें कह सकते हैं कि बुनियादी अंतर है। जहां पर जागरण है, जो होश है, होश में इस चीज का महसूस होना, जागरण में इसका महसूस होना, वो फिर बुनियादी रूप से अलग है। वो न खाई में है न पहाड़ पर है। जागरण महत्वपूर्ण है, होश महत्वपूर्ण है। ठीक, आज इस पर और प्रयोग करना। पांचों ज्ञानेंद्रिय है ना, सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की, जी। स्वाद की, तो इसको पता करना कि बिना बुद्धि का उपयोग किए महसूस करना क्या है, स्वाद घटित होना क्या है, तो सारी चीजें तुम्हें क्लियर होती चली जाएंगी और होश बढ़ता चला जाएगा। ठीक बा? ठीक बा, धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, उसके बाद आज के प्रश्न के साथ विदा हो लेंगे। जीवन और मृत्यु से, जैसा अभी हम लोग जीवन और मृत्यु जानते समझते आए हैं, इस जीवन और मृत्यु से न्यारी जिंदगी, यानी इस जीवन और मृत्यु से न्यारा, अब वह क्या है पर हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है, इसलिए जीवन शब्द फॉर टाइम बीइंग हम लोग उपयोग कर ले रहे हैं। इस जीवन और मृत्यु से मुक्त वह जीना क्या है जिसकी समझ जीवित है।
जीवन और मृत्यु से न्यारे जीवन के संदर्भ में जीवित समझ क्या है। इस जीवन और मृत्यु से मुक्त उस जीवन के संदर्भ में जो वास्तविक है, असल है, उसके संदर्भ में जीवित समझ क्या है। जीवित समझ जो समझ बुद्धि की नहीं है, जो समझ वास्तविक है। तो भोर का हमारा सवाल था कि जीवन और मृत्यु से मुक्त जीना क्या है, जिसको लेकर के हमको थोड़ी बुद्धि में समझ आई, स्वीकार नहीं है। जीवन और मृत्यु से मुक्त जीने की जीवित समझ क्या है, इस प्रश्न के साथ हम लोग आज रात में रहते हैं। फिर भोर की बैठक में हम लोग जो भी अवलोकन आता है उसके साथ मिलेंगे। हम लोग इस चीज को फिर से अपने अंदर मांझ लें कि जो संध्या, जो संधि काल होता है, उसमें प्रश्न को जगह दें। जितना हमारे पास सोने से पहले समय उपलब्ध हो सके उतना समय इसको मांझ करके फिर हम नींद में जाएं। और सुबह उठते हैं तुरंत किसी काम में न लग जाएं, तुरंत मोबाइल वगैरह यूज करने में न लग जाएं। बस यह जो रात भर हमारे अंतस में प्रश्न चला है उसको लेकर के सुबह मांझ लें, और उसके साथ जो नैसर्गिक रूप से जागरण आता है, कृतज्ञता आती है, उसको घटने दें। उसके बाद फिर अन्य क्रियाकलाप में लगे। इसके साथ हम लोग फिर भोर की बैठक में मिलते हैं।